गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये भी एक प्रका, प्रकाश का व्यतिकरण देखने का एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है। इससे निकलने वाली लाइट को लेंस से समानांतर करके एक ग्लास की प्लेट P जो कि 45 डिग्री एंगल पे रखी हुई है उस पर आपतित करवाया जाता है। यहाँ से कुछ हिस्सा इस लाइट का परावर्तित हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है आगे पारगमित हो जाता है। ये जो ग्लास की प्लेट है इसका जो बैक साइड है, बैक साइड इधर वाला साइड जो है, ये जो है ये पार्शली रजितित है, यानी पॉलिश किया हुआ है पार्शली। इसके आगे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है C और उसके सामने एक मिरर है M2। ये मिरर M2 है और इधर जो मिरर है वो है M1। ये दोनों मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। इन मिरर्स के पीछे स्क्रू भी लगे रहते हैं जिससे आप इन मिरर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए कि जो लाइट S से आएगी P से परावर्तित होगी वो M1 से लौट के आएगी, जो P से आगे जाएगी वो M2 से लौट के आएगी। दोबारा जब ये लाइट आपके P से परावर्तित होगी तो ये जो नीचे टेलीस्कोप है इसके अंदर आपको व्यतिकरण फ्रिंजें जो हैं वो दिखाई देंगी, क्योंकि जो लाइट M2 से लौट रही है और M1 से लौट रही है वो बेसिकली एक ही स्रोत S से ही निकली है। इसलिए आने वाली जो लाइट है वो कला संबद्ध होगी, क्योंकि वो एक ही स्रोत से निकलने वाली लाइट के दो हिस्से किए गए। उपकरण में आप थोड़ा देखिए कि P प्लेट जैसे बताया इसका बैक साइड पार्शली सिल्वर्ड है। C जो है इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। C प्लेट की मोटाई बिल्कुल P प्लेट की मोटाई के बराबर है। हाँ, C प्लेट जो है वो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट पारदर्शी है, पार जाएगी और वापस भी आ सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मिरर हैं इनके पीछे स्क्रू वगैरह लगे रहते हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कार्यविधि। स्रोत से आने वाली लाइट लेंस L से अपवर्तन के बाद समानांतर किरणपुंज में बदल जाती है। पार्शली सिल्वर्ड जो प्लेट पर आयाम विभाजन से आधा भाग परावर्तित और शेष भाग अपवर्तित हो जाता है। ये किरणें M1 और M2 की ओर गति करती हैं। ये किरणें परावर्तित होकर OT मार्ग पर अध्यारोपित होती हैं। यह दोनों तरंगें एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न हैं, इसलिए ये कला संबद्ध हैं, व्यतिकरण दिखाएंगी और टेलीस्कोप में आप देख सकते हैं। अब आता है कि ये जो कंपनसेटिंग प्लेट है ये क्यों लगाई है, प्रतिकारी प्लेट जो है वो क्यों लगाई है। देखिए इसके पीछे कारण ये है कि स्रोत S से जो लाइट आती है उस लाइट का जो ये जो प्लेट P है इसके बैक साइड से इस प्लेट के बैक साइड से ये जो इधर वाली साइड है यहाँ से परावर्तन होकर के M1 की साइड में आती है। यानी लाइट एक बार इसको क्रॉस करके जाती है पूरी प्लेट को, क्योंकि बैक साइड से रिफ्लेक्शन होना है, फिर दोबारा वहाँ से लौट करके आती है। तो दो बार यहाँ से इस प्लेट P को पास कर गई और फिर जब M1 पर टकराने के बाद फिर लौट के आती है। तो टेलीस्कोप से
में पहुंचने से पहले तीसरी बार एक बार और इसी प्लेट P को क्रॉस करती है। तो इस प्लेट P में से 3 बार क्रॉस करती है जो लाइट M1 से परावर्तित होके आ रही है। और जो लाइट यहाँ से आगे गई है वो पहले P से एक बार क्रॉस कर गई, और यदि हमने ये प्लेट C नहीं लगाई तो देखिए ये प्लेट यहाँ से लाइट P से जो लाइट जाएगी वो M2 से परावर्तित होकर के फिर दोबारा आएगी, और P का क्योंकि बैक साइड पार्शली सिल्वर्ड है तो वहीं से परावर्तित होकर के टेलीस्कोप में आ जाएगी। तो सिर्फ एक बार इस प्लेट P में से पास होगी, तो इधर वाली 3 बार हो रही है, इधर वाली 1 बार हो रही है। तो इन दोनों के पथ समान करने के लिए, प्रकाशिक पथ समान करने के लिए हमें बिल्कुल उसी मोटाई की एक कंपनसेटरी प्लेट भी लगा देते हैं, जिससे ये जो आगे M2 की तरफ जाने वाली किरण है वो इस C को एक बार पास करेगी, फिर दूसरी बार पास करेगी, तो 2 बार तो C में से हो जाएगी, और एक बार आपकी पहले प्लेट P को पार करके ही आई है तो टेलीस्कोप में पहुंचने से पहले ये भी 3 बार क्रॉस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से O से लेकर के M1 और O से लेकर के M2, इसमें प्रकाशिक पथ जो ग्लास के अंदर है वो समान हो जाए। तो इसको प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, ये इसीलिए लगाई जाती है, यही इसका मुख्य कार्य है। अब देखिए कि इन फ्रिंजों के बनने का जो रूप है, यानी व्यतिकर्ण मापी में फ्रिंजें किस तरह की बनेंगी, इसको समझने के लिए थोड़ा अलग चित्र बनाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए आप देखिए कि इधर मिरर है M1 और इधर मिरर है ये M2, ये M2 मिरर है, ये M1। यदि मान लीजिए O से लेके M2 और O से लेके M1 की दूरी में अंतर हो, मान लीजिए ये जो OM2 है ये थोड़ा दूर है, कि मान लीजिए D दूरी का अंतर है, OM1 और OM2 में अंतर है और D दूरी का अंतर है। यानी D दूरी मैं किस तरह से मान रहा हूँ, मान लीजिए कि OM1 ज़्यादा है और OM2 कम है, OM2 दूरी कम है और OM1 ज़्यादा मान लीजिए। तो यदि आप नीचे से देखें, यहाँ से आँखों से देखें, तो ये एक ग्लास पार्शली सिल्वर्ड है नीचे, तो ये जो M2 है ये इसके अंदर, क्योंकि ये 45 डिग्री पे रखा हुआ है, तो M2 जो है इसकी इमेज आपको यहाँ पे नजर आएगी, इस जगह पर, और ये जो इमेज यहाँ पे दिखेगी ऊपर M2, मैं इसको कह रहा हूँ M2 डैश, ये M2 डैश इसकी इमेज होगी। M2 डैश और M1 के बीच गैप उतना ही होगा जितना कि O से लेके M2 और O से लेके M1 की दूरी का अंतर है। तो वास्तव में तो लाइट देखिए M1 और M2 से परावर्तित होके आ रही है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि लाइट जो है वो M1 और M2 डैश से लौट के आ रही है। जैसे आप यहाँ से दिखाया गया कि लाइट M1 और M2 डैश से लौट के आ रही है, जिनके बीच का गैप D है। अब आप ये भी जानते हैं कि यदि मिरर के दूरियों में अंतर स्मॉल d है, कि M2 मान लीजिए ये नज़दीक है और M1 दूर है, तो लाइट को जाते समय भी d डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और आते समय भी d डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब इनके बीच जो पथांतर है वो बिल्कुल, यदि नीचे से देखेंगे तो वो 2D होगा, क्योंकि D का तो पथ का अंतर है और लाइट को जाना भी है और आना भी है। तो बिल्कुल से नीचे से देखेंगे तो पथांतर जो आपको नज़र आएगा वो 2D नज़र आएगा। तो हम देखिए ये मान सकते हैं कि ये 2 स्रोतों से लाइट आ रही है, एक तो है S1 डैश और एक है S2 डैश। देखिए ये सिर्फ काल्पनिक फिगर है और इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी समझा जा सकता है उसको बनाने के लिए। तो ये एक है S1 डैश और एक स्रोत है S2 डैश, जिन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल नीचे से यदि आप देखोगे तो 2D है, यानी लाइट का पथांतर 2D ही होगा यदि S बिल्कुल नीचे से देखेंगे आप।
और इसके अलावा यदि किसी एंगल थीटा पे देखेंगे, यानी ये एंगल थीटा हो, यदि ये वाला ये एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर जो पथांतर नजर आएगा इस टेलीस्कोप के अंदर, जो S1 डैश और S2 डैश से आने वाली तरंगे हैं, तो यहाँ पे जो पथांतर है, यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे पथांतर आपको 2D cos थीटा नजर आएगा। अब ये जो पथांतर है ज्योमेट्री के हिसाब से 2D cos थीटा है, लेकिन इसके साथ साथ एक स्टोक्स का नियम भी है। स्टोक्स का नियम ये कहता है कि सघन माध्यम का जो पृष्ठ है उससे यदि परावर्तित होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि सघन माध्यम का पृष्ठ कब आता है, कि देखिए एस से निकलने वाली लाइट इसकी बैक साइड से परावर्तित होगी, M1 की तरफ जाती है ज़्यादातर, और ये इससे आगे जाएगी। M2 और M1 इसकी भी बैक साइड से ही रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। जो M2 से तरंग वापस लौट के आती है और टेलीस्कोप में जाती है, वो इस प्लेट P की बैक साइड से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि P की बैक साइड जो है वो पॉलिश्ड है। इसका मतलब M2 से चलने वाली जो तरंगे हैं उनके लिए सघन माध्यम का जो पृष्ठ है उसकी पृष्ठ से परावर्तन होता है, इसलिए इसके लिए λ/2 का अतिरिक्त पथांतर जो है वो स्टोक्स के नियम के अनुसार हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए जो पथांतर आता है वो हो गया टोटल डेल्टा इज इक्वल टू 2D cos थीटा माइनस λ/2। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए आप जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिससे आपकी ये जो शर्त है वो 2D cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा n0 1 2। विनाशी व्यतिकरण की शर्त भी जानते हैं आप, n प्लस 1/2 लैम्डा होना चाहिए पथांतर। तो 2D cos थीटा इज इक्वल टू, यदि माइनस λ/2 दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा। तो n प्लस 1 को मैं फिर n लिख रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि n जो है वो 1 2 3 चलता है। तो ये तो हुए वो शर्तें जो कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए हैं। अब यदि आप टेलीस्कोप से देखें कि आपको फ्रिंजें किस तरह की दिखेंगी, तो टेलीस्कोप के लिए ये बिल्कुल यदि नीचे हैं आप, वो है ये वाला पॉइंट, आपको अलग अलग साइज के रिंग्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर टेलीस्कोप से जहाँ पे आप देख रहे हैं रिंग्स की दूरी जो है वो मान लीजिए d है। Rn यदि रिंग की त्रिज्या है तो ये जो एंगल है वो थीटा n कहूँ मैं, तो tan थीटा n इज इक्वल टू Rn अपॉन d, या Rn इज इक्वल टू d tan थीटा, d tan थीटा n यानी nवा रिंग। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए 2D cos थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2D, ये जो शर्त है, या cos थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2D हो जाएगा। ये वैल्यू यदि आप यहाँ पे पुट करें तो Rn इज इक्वल टू d4D स्क्वायर पर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ये तो व्यास हो गए, त्रिज्याएं हो गई जो अदीप्त रिंग है उनकी। इसी प्रकार से जो प्रदीप्त रिंग है उनकी जो शर्त है वो पुट कर दें यहाँ पर, तो आपको ये मिलेगा 4D स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो ये है अदीप्त और प्रदीप्त जो रिंग्स हैं उनके व्यास। लेकिन अब आप ये देखिए कि यदि n की वैल्यू कम है, 0 है सपोज, तो ये जो Rn है यानी अदीप्त रिंग की जो त्रिज्या है वो अनंत आएगी। यानी जो बाहर वाले रिंग्स हैं उनके लिए n की वैल्यू कम है और अंदर वाले जो रिंग्स हैं वो उनके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है। ये इस रिलेशन से क्लियर हो रहा है। जबकि आपको ध्यान हो तो न्यूक्लियर रिंग्स के अंदर जो अंदर रिंग्स थे उनके लिए n का मान कम था और बाहर वाले जो रिंग्स हैं उनके लिए n की वैल्यू ज़्यादा थी, त्रिज्या उनकी ज़्यादा आ रही थी। अब देखिए इसके अलावा यदि आपने M1 और M2 डैश, यदि तो M1 और M2 लंबवत हैं तो देखिए M1 और M2 डैश जो है वो समानांतर बनेंगे। यदि मान लीजिए M1 और M2 डैश लंबवत नहीं हैं, उनमें थोड़ा एंगल है जैसे फाई है, तो उसमें जो आप बनने वाले जो
फ्रिंजें हैं वो देखिए कुछ इस तरह की होंगी कि यदि फाई एंगल है लेकिन डेल्टा डी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी दोनों में गैप तो है लेकिन एंगल जो है वो ज़ीरो ना होकर के फाई है, तो ये हाइपरबोलिक शेप में फ्रिंजें जो है वो आपको दिखाई देंगी। अब दूसरा केस है कि यदि डेल्टा डी ज़ीरो है, यानी M1 और M2 की जो गैप है वो बराबर है, दूरियां बराबर है, लेकिन फाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सरल रेखीय फ्रिंजें बनेंगी, क्योंकि ये वायु फिल्म है दोनों के बीच, उस तरह की फ्रिंजें बनेंगी। और तीसरा केस है कि यदि M1 और M2 डैश जो फाई जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और डेल्टा डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो उस केस में ये हाइपरबोलिक फिल्में जो हैं वो हाइपरबोलिक जो फ्रिंजें हैं वो दूसरी साइड में बनेगी, यानी यहाँ पर फाई एंगल जो है इन दोनों के बीच का है, ये वाला एंगल फाई है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो है शेप, ये सब किस तरह की फ्रिंजें बनेगी हाइपरबोलिक केसेस के अंदर। अब इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम दूसरी जो प्रकाश की तरंग लंबाई है या दूसरे जो गुण हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम।